तो चलिए आज बात करते हैं ब्लिट्ज स्केलिंग की। ये एक ऐसी मॉडर्न स्ट्रैटेजी है जिससे कंपनियां अनबिलीवेबल स्पीड से मैसिव ग्रोथ हासिल करती हैं। ड्रॉपबॉक्स के फाउंडर की ये बात है ना, ये हाइपर ग्रोथ की उस फीलिंग को एकदम परफेक्ट तरीके से पकड़ती है। मतलब एक तरफ जबरदस्त एक्साइटमेंट, दूसरी तरफ थोड़ा डर और सब कुछ उथल-पुथल। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि इस स्ट्रैटेजी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। फिर देखेंगे कि ये आखिर है क्या, काम कैसे करती है, और हाँ, आखिर में ये भी कि आज की दुनिया में इसके क्या मायने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए ब्लिट्ज स्केलिंग को बनाया गया। सोचिए, बिजनेस करने का एक पुराना तरीका था, एकदम ट्रेडिशनल प्लेबुक, जहां हर चीज तयशुदा हो, एफिशिएंसी सबसे ऊपर हो। जीए जैसी पुरानी कंपनियां ऐसे ही चलती थी। लेकिन अब हकीकत पूरी तरह बदल चुकी है। आज का खेल स्पीड का है, अनिश्चितता को अपनाने का है। और ये तो पारंपरिक बिजनेस की सोच को सिर के बल खड़ा कर देती है। जरा नोकिया के बारे में सोचिए। आईफोन के आने पर उन्होंने काफी सेफ खेला और नतीजा, पूरा का पूरा बाजार हाथ से निकल गया। मतलब असली रिस्क इनएफिशिएंसी नहीं थी, असली रिस्क था जरूरत से ज्यादा कॉशियस होना। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? यहीं पर आती है एक काउंटर इंट्यूटिव स्ट्रैटेजी, जिसे कहते हैं ब्लिट्ज स्केलिंग। तो ब्लिट्ज स्केलिंग है क्या? सीधी सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहां आप जानबूझकर स्पीड के लिए एफिशिएंसी को कुर्बान कर देते हैं। ये एक सोचा समझा जुआ है जहां सब कुछ स्पीड पर टिका होता है। अब ये असल में दिखता कैसा है, इसे समझने के लिए अमेज़न के शुरुआती दिनों को देखते हैं। 1996 से 1999 के बीच, मतलब सिर्फ 3 सालों में, उनके कर्मचारियों की संख्या 50 गुना बढ़ गई। 50 गुना! और इसका नतीजा वो तो और भी चौंकाने वाला था। उन्हीं 3 सालों में अमेज़न का रेवेन्यू 322 गुना, जी हाँ, 322 गुना बढ़ गया। यही है ब्लिट्ज स्केलिंग की विस्फोटक ताकत। तो ठीक है, ब्लिट्ज स्केलिंग पावरफुल है, लेकिन ये बाकी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज से अलग कैसे है? चलिए इस फ्रेमवर्क पर एक नज़र डालते हैं। ये मैट्रिक्स हमें साफ साफ दिखाता है कि ब्लिट्ज स्केलिंग कहाँ फिट होता है। आप देख सकते हैं कि ये कितना यूनिक है। ये हाई अनिश्चितता वाले माहौल में स्पीड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है, और यही वो चीज़ है जो इसे बाकी सभी ग्रोथ स्ट्रैटेजी से बिल्कुल अलग बनाती है। तो क्रक्स क्या है? मतलब सबसे ज़रूरी बात यह है कि जहां दूसरी स्ट्रैटेजीज हालात के सुधरने का, निश्चित होने का इंतज़ार करती हैं, वहीं ब्लिट्ज स्केलिंग स्पीड पर दाव लगाता है, ताकि बाजार जीतकर खुद हालात को अपने हक में निश्चित कर ले। चलिए, अब जब ये साफ हो गया है कि ये क्या है, तो अब इसके कुछ बेसिक रूल्स को समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। पहला रूल बड़ा सीधा है। ब्लिट्ज स्केलिंग एक ही समय पर अटैक और डिफेंस दोनों की स्ट्रैटेजी है। देखिए, स्पीड से आप एक तरफ तो बाजार में उतरकर सबको चौंका देते हैं और मौके का फायदा उठाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप अपने कॉम्पिटिटर्स को इतनी तेजी से पीछे छोड़ देते हैं कि उन्हें संभलने या कोई स्ट्रैटेजी बनाने का मौका ही नहीं मिलता। वो सिर्फ रिएक्ट करते रह जाते हैं। अब आते हैं दूसरे रूल पर। ये बताता है कि मार्केट में सबसे पहले स्केल करना इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये सफलता का एक ऐसा चक्कर शुरू कर देता है जो खुद ब खुद चलता रहता है। इसे कहते हैं फर्स्ट स्केलर एडवांटेज। जैसा कि इस चार्ट में भी दिख रहा है, हाई ग्रोथ कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को कहीं ज्यादा रिटर्न देती हैं। जो सबसे पहले स्केल करता है, मार्केट का बेस्ट टैलेंट और सबसे ज्यादा पैसा उसी के पास आता है, जिससे ग्रोथ और भी तेज हो जाती है। लेकिन इस जबरदस्त पोटेंशियल के साथ आता है तीसरा नियम, और वो ये कि ब्लिट्ज स्केलिंग बहुत बहुत ज्यादा रिस्की है। बिना कंट्रोल के ग्रोथ कैंसर की तरह हो सकती है। फेसबुक के शुरुआती दिनों को ही देख लीजिए। मार्क जकरबर्ग ने खुद माना कि वो इतनी तेजी से भाग रहे थे कि नई चीजें बनाने से ज्यादा टाइम तो पुरानी गलतियों को सुधारने में लग रहा था। अगर इसे ठीक से मैनेज न किया जाए तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बिखर सकता है, प्रोडक्ट्स में खामियां आ सकती हैं और चीजें हाथ से निकल सकती हैं। अब ये समझना भी जरूरी है कि ये जो स्केल करने का सफर है, ये कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। ये अलग अलग पड़ावों से होकर गुजरता है। ये है 5 स्टेज: फैमिली, फिर ट्राइब, विलेज, सिटी और आखिर में नेशन।
और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाना एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब कंपनी के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदलना पड़ता है। जो एक छोटी फैमिली साइज की टीम के लिए काम करता है, वो एक बड़े नेशन के लिए बिल्कुल बेकार है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि ब्लिट्जस्केलिंग सिर्फ किसी टेक स्टार्टअप की स्ट्रेटजी नहीं है। नहीं, ये एक तेजी से बदलती दुनिया के लिए एक नया माइंडसेट है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री की रफ्तार को बढ़ा रही है, ब्लिट्जस्केलिंग के सिद्धांत हर जगह काम आ रहे हैं। ये अब सिर्फ सिलिकॉन वैली की बात नहीं रही। रिटेल हो, फाइनेंस हो, ये हर जगह अपनी छाप छोड़ रहा है। और यहीं पर हम अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट पर आते हैं। आज के दौर में सबसे बड़ा खतरा फेल होना नहीं है, बल्कि बहुत धीमा होना है। तो सवाल ये उठता है कि तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए कोई क्या तोड़ने को तैयार है? चलिए आज .com के दौर में वापस चलते हैं, ये समझने के लिए कि क्यों कुछ बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अचानक गायब हो गईं, जबकि कुछ दूसरी कंपनियां आज दुनिया पर राज कर रही हैं। क्या सिर्फ एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी होना ही काफ़ी है, या कहानी में कोई और भी बड़ा पैच है? आइए इस दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। जरा 90 के दशक के आखिर का वो दौर याद कीजिए। टेक्नोलॉजी को लेकर एक जबरदस्त जुनून था, एक उम्मीद थी। लग रहा था कि इंटरनेट रातों रात दुनिया बदल देगा। लेकिन फिर वो बुलबुला फूटा, और ऐसा फूटा कि कई कंपनियां हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। ये टाइमलाइन उस दौर की पूरी कहानी बताती है। 1995 में नेटस्केप के आईपीओ ने मानो एक क्रांति की आग लगा दी। फिर 1997 में ईटॉयज जैसी कंपनियां आईं, जिन्होंने सोचा कि वो बस अपने पुराने रिटेल मॉडल को कॉपी पेस्ट करके इंटरनेट पर चला लेंगी। उन्होंने ये समझा ही नहीं कि ये एक बिल्कुल नई दुनिया है, और नतीजा 2000 में सब कुछ ढह गया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है ना, अगर टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त थी, अगर आइडियाज इतने फ्यूचरिस्टिक थे, तो इतनी सारी कंपनियां फेल क्यों हो गईं? आखिर वो कौन सी कमी थी जो किसी को नजर नहीं आई? इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है नेटस्केप। सोचिए, इस कंपनी ने जावास्क्रिप्ट और एसएसएल जैसी टेक्नोलॉजी बनाई, जो आज भी इंटरनेट की रीढ़ हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? उन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही एक ब्राउज़र मुफ्त में दे दिया। बस खेल खत्म। नेटस्केप का पूरा बिजनेस मॉडल ही बेकार हो गया। इससे ये साबित हुआ कि टेक्नोलॉजी में जीनियस होना एक बात है, और बिजनेस में जीनियस होना बिल्कुल दूसरी। तो इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है। बहुत बड़ी और लंबे समय तक चलने वाली सफलता के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन काफी नहीं है, असली खेल कुछ और ही है। ये एनालॉजी इस सिचुएशन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। .com की ज्यादातर कंपनियों ने यही करने की कोशिश की थी। उन्होंने ऑफलाइन दुनिया के पुराने बिजनेस मॉडल को उठाया और बिना सोचे समझे, बिना बदलाव के उसे सीधे इंटरनेट पर चिपका दिया। ये एक ऐसी गलती थी जिसका कामयाब होना नामुमकिन था। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के असली हीरो की, बिजनेस मॉडल इनोवेशन। देखिए, ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट बनाने के बारे में नहीं है। ये पैसा कमाने का, वैल्यू क्रिएट करने का एक बिल्कुल नया तरीका गढ़ने की बात है। एक ऐसा तरीका जो उस नई टेक्नोलॉजी के बिना मुमकिन ही नहीं था। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर एक कामयाब और बड़े पैमाने पर फैलने वाला बिजनेस मॉडल आखिर दिखता कैसा है? उसे बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? इसे समझने के लिए हमें 4 ऐसे फैक्टर्स को देखना होगा जो किसी भी सफल बिजनेस की नींव होते हैं। किसी भी बिजनेस की रणनीति को समझने के लिए ये 4 फैक्टर्स एक फ्रेमवर्क की तरह हैं। पहला, मार्केट कितना बड़ा है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाते कैसे हैं। तीसरा, ग्रॉस मार्जिन, यानी हर बिक्री पर आप कितना कमाते हैं। और चौथा, नेटवर्क इफेक्ट्स। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहला फैक्टर है मार्केट साइज। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके बहुत सारे कस्टमर हैं, नहीं, इसका मतलब है कि उन तक पहुंचने का एक असली, एक काम करने वाला रास्ता भी होना चाहिए। एक ऐसा रास्ता जो आपको लाखों से करोड़ों और फिर अरबों डॉलर के स्केल तक ले जा सके। यहाँ एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। जब एयरबीएनबी के फाउंडर ने मशहूर निवेशक सैम ऑल्टमैन को अपना आइडिया पिच किया, तो ऑल्टमैन ने उनसे कहा, सब बढ़िया है, बस अपने मार्केट साइज को मिलियन से बिलियन कर दो। उनका मतलब झूठ बोलने से नहीं था। उनका मतलब था कि अगर अपने आइडिया पर यकीन है तो सोच भी उतनी ही बड़ी रखो। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर, और सच कहूं तो ये वो चीज़ है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन।
हकीकत यह है कि एक ठीक-ठाक प्रोडक्ट भी अगर लोगों तक सही तरीके से पहुंच रहा है तो वो एक बेहतरीन प्रोडक्ट को भी मात दे सकता है जो बस कहीं कोने में पड़ा है। बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूशन के मोटे तौर पर 2 स्मार्ट तरीके हैं। पहला है किसी मौजूदा नेटवर्क का फायदा उठाना, जैसे पेपैल ने ईबे के लाखों सेलर्स का इस्तेमाल किया। और दूसरा है वायरलिटी, जहां आपके यूजर्स ही आपके लिए मार्केटिंग का काम करते हैं, जैसे ड्रॉपबॉक्स ने किया, रेफर करने पर एक्स्ट्रा स्टोरेज देकर। ये दोनों ही तरीके बिना बड़े विज्ञापन बजट के तेजी से ग्रोथ करने में मदद करते हैं। तीसरा फैक्टर है हाई ग्रॉस मार्जिन। इसे कंपनी का फाइनेंशियल इंजन समझिए। सीधी सी बात है, हर एक बिक्री पर जितना ज्यादा पैसा बचेगा, कंपनी के पास अपनी ग्रोथ और विस्तार में लगाने के लिए उतना ही ज्यादा ईंधन होगा। इस चार्ट को देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ कर देगा। 2016 में फेसबुक का ग्रॉस मार्जिन 87% था, गूगल का 61%, वहीं एक पारंपरिक इंडस्ट्रियल कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का सिर्फ 27% था। यही वो जबरदस्त मार्जिन है जो टेक कंपनियों को इतनी तेजी से बढ़ने का पैसा देता है। और अब आता है चौथा और शायद सबसे ताकतवर फैक्टर, नेटवर्क इफेक्ट्स। इसका मतलब बहुत सीधा है, जितने ज़्यादा लोग किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता जाता है। फेसबुक या व्हाट्सएप का सोचिए, अगर आपके दोस्त वहाँ ना हो तो क्या वो आपके किसी काम का है? बिल्कुल नहीं। यही वो ताकत है जो बाजार में एकाधिकार बना देती है। तो मार्केट साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिन और नेटवर्क इफेक्ट्स, ये 4 स्तंभ तो हो गए सफलता के, लेकिन कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। ग्रोथ के रास्ते में 2 बहुत बड़े छिपे हुए जाल भी हैं जो सबसे अच्छी कंपनियों को भी डुबो सकते हैं। पहला जाल है प्रोडक्ट/मार्केट फिट की कमी, मतलब आप एक ऐसी चीज बना रहे हैं जो असल में किसी को चाहिए ही नहीं। और दूसरा है ऑपरेशनल स्केलेबिलिटी की कमी, मतलब आपका प्रोडक्ट इतना हिट हो गया कि आप खुद ही उसकी डिमांड को संभाल नहीं पा रहे हैं और आपका पूरा सिस्टम टूटने लगता है। इस दूसरी वाली दिक्कत का, यानी ऑपरेशनल स्केलेबिलिटी का, एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है ट्विटर की फेल वेल। ये हमें सिखाता है कि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी ग्रोथ की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाता तो क्या होता है। ये वेल ट्विटर का वो एरर मैसेज थी जो उसके शुरुआती दिनों में तब दिखाई देती थी जब भी साइट क्रैश हो जाती थी, और ऐसा बहुत होता था। ये सिर्फ एक एरर मैसेज नहीं थी, ये इस बात का प्रतीक बन गई थी कि आपकी टेक्नोलॉजी आपकी ग्रोथ का साथ नहीं दे पा रही है। तो ठीक है, हमने ग्रोथ के पिलर्स भी समझ लिए और रास्ते के गड्ढे भी। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि असल दुनिया में कामयाब, बड़े पैमाने पर काम करने वाले बिजनेस मॉडल असल में दिखते कैसे हैं। ये कुछ ऐसे आजमाए हुए पैटर्न्स हैं जो इन सारे सिद्धांतों का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। मार्केटप्लेस जैसे ईबे खरीदारों और बेचने वालों को एक जगह लाते हैं। प्लेटफॉर्म जैसे एप्पल का iOS दूसरों को अपने ऊपर बिजनेस बनाने की सुविधा देकर एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर देते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल जैसे नेटफ्लिक्स हर महीने एक पक्की इनकम सुनिश्चित करता है, और फ्रीमियम मॉडल जैसे ड्रॉपबॉक्स मुफ्त सर्विस देकर करोड़ों यूजर्स तक पहुंच जाता है। तो इन सभी पैटर्न्स को समझने के बाद एक आखिरी सवाल जो सोचना बहुत जरूरी है, आज जो बिजनेस मॉडल सफल माने जाते हैं, क्या वे हमेशा ऐसे ही रहेंगे या फिर इनमें से कोई भविष्य की नेटस्केप कहानी बनेगा, एक शानदार टेक्नोलॉजी जो गलत बिजनेस मॉडल के कारण फेल हो गई। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि बिजनेस की दुनिया में इनोवेशन का पहिया कभी नहीं रुकता। आज हम बात करेंगे ब्लिट्जस्केलिंग की, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो बहुत जोखिम भरी है, पर यह कंपनियों को रातों रात दुनिया पर छा जाने का मौका भी देती है। तो सवाल ये है कि कुछ कंपनियां कैसे इतनी तेजी से, मतलब दुनिया को बदल देने वाली ग्रोथ हासिल कर लेती हैं, जबकि बाकी बस पीछे रह जाती हैं। इसका राज ना अक्सर एक बिल्कुल अलग सोच में छिपा होता है, एक ऐसी सोच जो बिजनेस के सारे पुराने नियमों को तोड़ देती है। ब्लिट्जस्केलिंग का सीधा सा मतलब है स्पीड को सबसे ऊपर रखना, हर चीज से ऊपर, यहां तक कि मुनाफे से भी। मतलब ज्यादा खर्च, नाराज कस्टमर, अंदरूनी केओस सब मंजूर है, बस एक चीज के लिए, रफ्तार। ये एक ऐसा दांव है जो या तो आपको मार्केट का किंग बना देगा या फिर पूरी तरह डुबो देगा। तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को 5 आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। तो सबसे पहले ये ब्लिट्जस्केलिंग है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि बिजनेस के जो नॉर्मल रूल्स होते हैं ना, जैसे ध्यान से प्लानिंग करना, बजट बनाकर चलना, उन सब को खिड़की से बाहर फेंक देना। ऐसा तब किया जाता है जब ये समझ आ जाए कि मार्केट में सबसे तेजी से पहुंचना ही सब कुछ है
वही जीत और हार तय करेगा। लेकिन सवाल ये है कि कोई कंपनी ये इतना बड़ा और मुश्किल फैसला ले तो ले कब? वो कौन से सिग्नल हैं जो बताते हैं कि अब रफ्तार बढ़ाने का वक्त आ गया है? चलिए इसके 4 मेन फैक्टर्स देखते हैं। ये 4 फैक्टर्स हैं। एक बड़ा नया मौका, सबसे पहले स्केल करने का फायदा, एक तेज लर्निंग कर्व और जबरदस्त कंपटीशन। अगर ये चीजें मौजूद हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि तेजी से बढ़ने का जो फायदा है वो उससे जुड़े बड़े बड़े रिस्क से कहीं ज्यादा है। पहला फैक्टर, एक बड़ा नया मौका, मतलब मार्केट बहुत बड़ा हो और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा हो। अक्सर ये किसी नई टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। सोचिए जरा YouTube के बारे में। तेज इंटरनेट और हर हाथ में कैमरा वाला फोन, ये एक जबरदस्त मौका था और उन्होंने इस मौके को लपक लिया। अब दूसरा फैक्टर है फर्स्ट स्केलर एडवांटेज। देखिए, मार्केट में पहला प्रोडक्ट लॉन्च करना एक बात है, लेकिन उस प्रोडक्ट को इतने बड़े पैमाने पर फैला देना कि कोई और आपको पकड़ ही ना पाए, ये बिल्कुल दूसरी बात है। पहले वाले को फर्स्ट मूवर कहते हैं और दूसरे को फर्स्ट स्केलर। एक से बस नाम होता है, दूसरे से पूरा मार्केट हाथ में आता है। और तीसरा फैक्टर है लर्निंग कर्व। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स। सोचिए, उन्होंने कितनी बार खुद को बदला। पहले 1997 में डीवीडी भेजने की मुश्किल लॉजिस्टिक्स को मास्टर किया, फिर 2007 में स्ट्रीमिंग के लिए एक जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, और फिर 2013 से अपना खुद का कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। हर बार उन्होंने कुछ नया और मुश्किल सीखा और अपने कॉम्पिटिटर्स को बहुत पीछे छोड़ दिया। और चौथा और सबसे कॉमन कारण, तगड़ा कंपटीशन। जब कोई दूसरा प्लेयर आपके मौके को छीनने के लिए तैयार बैठा हो तो धीरे चलना ज्यादा रिस्की हो जाता है। तेजी से आगे बढ़ना ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका बन जाता है। एयरबीएनबी को यही करना पड़ा था। विमडू नाम की एक यूरोपियन कंपनी ने उन्हें कॉपी कर लिया था, और अगर एयरबीएनबी तेजी नहीं दिखाता तो शायद आज वो मार्केट खो चुका होता। तो ठीक है, फैसला हो गया, अब रफ्तार बढ़ानी है। इसके बाद पूरी कंपनी का फोकस बस एक ही चीज पर आ जाता है, हम और तेज कैसे हो सकते हैं। और इस रफ्तार के साथ फाउंडर का रोल भी बदलता है। शुरू में वो फैमिली स्टेज में होता है, जहां वो सब कुछ खुद करता है। फिर ट्राइब स्टेज आता है, जहां वो लोगों को मैनेज करता है। फिर विलेज स्टेज, जहां वो एक ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन करता है। फिर सिटी स्टेज, जहां वो सिर्फ बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले लेता है। और आखिर में नेशन स्टेज, जहां वो पूरी की पूरी नई बिजनेस लाइंस को ब्लिट्ज स्केल करता है। मतलब काम करने वाले से वो सिस्टम बनाने वाला बन जाता है। लेकिन एक बात साफ है, ब्लिट्ज स्केलिंग हमेशा नहीं चल सकती। ये एक तरह से जेट फाइटर के आफ्टर बर्नर की तरह है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसे कब बंद करना है। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। ब्लिट्ज स्केलिंग एक लड़ाकू जेट के आफ्टर बर्नर की तरह है। आप सिर्फ आफ्टर बर्नर चालू करके उन्हें कभी बंद नहीं करते। मतलब ये आपको जबरदस्त स्पीड तो देता है, लेकिन ये इतना ज्यादा रिसोर्स जलाता है कि आप इसे हमेशा ऑन नहीं रख सकते। तो वो कौन से वार्निंग साइन हैं जो बताते हैं कि अब रुकने का वक्त आ गया है? पहला, आपकी ग्रोथ रेट मार्केट के मुकाबले कम होने लगे। दूसरा, आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स बिगड़ने लगे, मतलब हर सेल पर नुकसान होने लगे। तीसरा, हर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी घटने लगे। और चौथा, मैनेजमेंट का खर्चा बेहिसाब बढ़ने लगे। ये सब संकेत हैं कि अब गाड़ी को स्लो करने का टाइम आ गया है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है ग्रुपॉन। डेली डील्स का मार्केट अचानक से बढ़ना बंद हो गया, लेकिन उन्होंने ब्लिट्ज स्किलिंग जारी रखी। नतीजा, मार्केट में उथल-पुथल मच गई और कंपनी के अंदर भी भारी समस्याएं खड़ी हो गईं। उन्होंने सही समय पर ब्रेक नहीं लगाया। कुछ ऐसा ही ट्विटर के साथ भी हुआ। यूजर ग्रोथ एक जगह आकर रुक गई, लेकिन कंपनी ने जोर शोर से हायरिंग जारी रखी। वो उस ग्रोथ की उम्मीद कर रहे थे जो कभी आई ही नहीं। इससे साफ हो जाता है कि अगर मार्केट ही सैचुरेट हो गया हो तो दुनिया का बेस्ट टैलेंट भी उसे और स्केल नहीं कर सकता। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर, क्या ब्लिट्ज स्केलिंग हर बिजनेस के लिए है? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जरा अमेज़न और द फ्रेंच लॉन्ड्री रेस्टोरेंट के बारे में सोचिए। अमेज़न का पूरा बिजनेस ही स्केल पर, मतलब बड़े पैमाने पर बना है। वहीं द फ्रेंच लॉन्ड्री एक वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट है जो अपनी कारीगरी और एक्सक्लूसिविटी के लिए जाना जाता है। एक के लिए स्केल सब कुछ है और दूसरे के लिए स्केल उसके मॉडल के एकदम खिलाफ है। तो ब्लिट्ज स्केलिंग एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है और इसे ना चुनना भी उतना ही समझदारी भरा फैसला हो सकता है, खासकर उन बिजनेस में जहां प्रॉफिट मार्जिन कम होता है और इन्वेस्टर्स बड़े पैमाने पर पैसा लगाने को तैयार नहीं होते। ये कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं है। तो मान लीजिए आपका मार्केट खुला है और आपके कॉम्पिटिटर ने अभी अभी करोड़ों की फंडिंग उठाई है। अब आपका अगला कदम क्या होगा?
देखिए, ब्लिट्जस्केलिंग का ये फ्रेमवर्क शायद कोई सीधा साधा जवाब ना दे, लेकिन हाँ, जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो ये सही सवाल पूछने में जरूर मदद करता है। हर स्टार्टअप का सपना क्या होता है? रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ना, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही रॉकेट फ्यूल जो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा रहा है, अचानक बीच रास्ते में ही फट जाए? सुनने में अजीब लगता है, पर यह सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं है। यही है स्केलिंग का खतरनाक पैराडॉक्स, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो इस तूफानी ग्रोथ के बीच में एक तेजी से बढ़ती कंपनी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? क्या वो मार्केट में जमे जमाए पुराने खिलाड़ी हैं या फिर कोई नया तेज तर्रार कॉम्पिटिटर? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यकीन मानिए, ये आपको चौंका देगा। इसका जवाब है वो ग्रोथ खुद। जी हाँ, आपने सही सुना। सफलता की वही लहर जिस पर सब सवार होना चाहते हैं, अगर उसे ठीक से संभाला ना जाए ना, तो वो पूरे के पूरे जहाज को डुबो सकती है। ये एक ऐसा तूफान है जिसे कंपनी अनजाने में खुद ही खड़ा करती है। आज की हमारी पड़ताल में हम देखेंगे ग्रोथ के छिपे हुए खतरों को, फिर बात करेंगे एक स्टार्टअप की शुरुआती दिनों की, समझेंगे कि स्केलअप के दौर में कैसे टिके रहा जाता है, और फिर देखेंगे कि कैसे एक पायरेट यानी समुद्री डाकू से एक नेवी यानी नौसेना तक का सफर तय होता है। और इन सब के बीच हर स्टेज पर लीडरशिप कैसे बदलती है, उसे भी जानेंगे। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक छोटे से कमरे से ही होती है। एक स्टार्टअप के शुरुआती दिन भी कुछ ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल एक परिवार की तरह, जहां गिनती के कुछ लोग होते हैं, सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, और जहां कोई रूल बुक नहीं होती, बस एक जुनून होता है, वही सबसे बड़ा नियम होता है। तो शुरुआती सफलता का मंत्र क्या है? ये 4 चीजें हैं। पहली, टीम छोटी और फुर्तीली होती है। दूसरी, हायरिंग होती है जनरलिस्ट की, मतलब ऐसे लोग जो हर काम में हाथ बटा सकें। तीसरी चीज, कम्युनिकेशन, एकदम अनौपचारिक, कोई भी किसी से भी सीधे बात कर सकता है। और चौथी, फैसले, वो लिए जाते हैं फाउंडर के गट फीलिंग और इंस्पिरेशन से। और यही कॉम्बिनेशन उन्हें इतनी ताकत देता है कि वो मार्केट के हिसाब से फटाफट खुद को बदल सकें। और इस फुर्ती का सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है पेपाल की कहानी। जरा सोचिए, 1 साल के अंदर 4 बार पूरी कंपनी का डायरेक्शन ही बदल दिया। ये कुछ ऐसा है जैसे आप बीच समंदर में अपनी नाव को 4 बार एक बिल्कुल नई दिशा में मोड़ दें। ये वो सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि उनका जहाज यानी उनकी टीम छोटी थी, और उनका क्रू मतलब उनके लोग हर चुनौती के लिए तैयार थे। इन शुरुआती एम्प्लॉइज को कंपनी का स्टेम सेल कहना बिल्कुल सही होगा। मतलब जैसे एक स्टेम सेल शरीर में जाकर किसी भी ऑर्गन का रूप ले सकता है, ठीक वैसे ही ये लोग होते हैं। जरूरत पड़ी तो इंजीनियर बन गए, जरूरत पड़ी तो मार्केटर, और जरूरत पड़ी तो हायरिंग भी खुद ही कर ली। जो काम सामने आया वो कर लिया। लेकिन फिर आता है असली तूफान, जब वो छोटा सा कबीला बढ़कर एक गांव बन जाता है, और तब जो तरीके पहले काम कर रहे थे वो अब पैरों की बेड़ियां बन जाते हैं। ग्रोथ का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि सिस्टम का हर जोड़ चटकने लगता है। टीच फॉर अमेरिका की फाउंडर वेंडी कॉप ने इस दर्द को खुद महसूस किया था। उनका कहना था कि मैंने शुरुआत में ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया, पर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने मैनेजमेंट जैसी मामूली लगने वाली चीज़ पर ध्यान नहीं दिया तो हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब जुनून से शुरुआत तो हो सकती है, पर मंजिल तक सिर्फ मैनेजमेंट ही पहुंचा सकता है। और यहीं पर पैदा होता है लीडरशिप वैक्यूम का खतरा। सोचिए, कंपनी को अब अनुभवी एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत है ना? लेकिन जो लोग अंदर से प्रमोट होकर मैनेजर बने हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि एक बड़े लीडर के अंडर काम कैसे किया जाता है, क्योंकि कंपनी में उनसे पहले कोई बड़ा लीडर था ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। तो सवाल ये है कि बाहर से आए इन नए लीडर्स को टीम में कैसे शामिल किया जाए। मोजिला के फॉर्मर सीईओ जॉन लिली ने इसके लिए 3 बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए। पहला, किसी ऐसे इंसान को लाओ जिस पर टीम में से कम कोई एक तो भरोसा करता हो। दूसरा, उसे आते ही बड़ी कुर्सी मत दो, पहले उसे अपना काम और अपनी वैल्यू साबित करने का मौका दो। और तीसरा, जब वो इंसान टीम का भरोसा जीत ले, उसके बाद ही उसे प्रमोट करो। ये सम्मान कमाने का तरीका है, किसी पर लीडरशिप थोपने का नहीं। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है ना, बात करने का तरीका भी पूरी तरह बदल जाता है। पहले क्या था, लोग अपनी डेस्क से ही गर्दन ऊपर उठाकर एक दूसरे से बात कर लेते थे, जिसे प्रेरी डॉग स्टाइल कहते हैं। लेकिन अब सैकड़ों लोगों तक एक ही बात पहुंचानी है। इसके लिए फॉर्मल तरीके चाहिए, जैसे ऑल हैंड्स मीटिंग्स, सीईओ के ईमेल्स और वीडियोस। अब सबको एक पेज पर रखना अपने आप में एक फुल टाइम जॉब बन जाता है।
और हाँ, फैसले लेने का तरीका भी बदलता है। अब सिर्फ फाउंडर की गट फीलिंग से काम नहीं चलता। यहाँ Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस की एक बात बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते थे, अगर फैसला सिर्फ ओपिनियन पर होना है तो मेरा ओपिनियन जीतेगा, लेकिन डेटा हमेशा ओपिनियन को हरा देता है, इसलिए डेटा लेकर आओ। मतलब साफ है, अब हर बड़े फैसले के पीछे फैक्ट्स और नंबर्स होने चाहिए। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां स्टार्टअप एक जंग जीतकर एक इलाके पर अपना कब्जा जमा लेता है। इस पॉइंट पर उसे अपनी पहचान बदलनी पड़ती है। अब वो एक बागी पायरेट यानी समुद्री डाकू बनकर नहीं रह सकता। अब उसे एक अनुशासित नेवी यानी नौसेना बनना होगा, जो अपनी जीते हुए इलाके की हिफाजत कर सके। स्टीव जॉब्स का एक बहुत फेमस कोट है, इट्स बेटर टू बी अ पायरेट दैन टू जॉइन द नेवी। यानी नौसेना में भर्ती होने से अच्छा है कि एक समुद्री डाकू बन जाओ। और ये लाइन है ना, ये हर स्टार्टअप की आत्मा को पकड़ लेती है कि नियमों को तोड़ो, सिस्टम को चैलेंज करो और अपना रास्ता खुद बनाओ। पर एक समुद्री डाकू और एक नौसेना की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क होता है। पायरेट सिर्फ हमला करना जानता है, नेवी को हमला भी करना है और अपनी रक्षा भी। पायरेट नियम तोड़ता है, नेवी नियम बनाती है। एक इम्प्रोवाइज करता है, दूसरा प्लानिंग और प्रोसेस से चलता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जिस माइंडसेट ने आपको जंग जिताई, वही माइंडसेट शांति के समय में आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो सवाल सीधा सा है, क्या होता है जब एक पायरेट क्रू, एक समुद्री डाकू का झुंड खुद को एक अनुशासित नेवी में बदलने से इनकार कर देता है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उबर। उनकी जो ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट वाली कल्चर थी, मतलब किसी भी कीमत पे आगे बढ़ो, उसने उन्हें पूरी दुनिया में तो फैला दिया। लेकिन जब कंपनी बड़ी हो गई तो ये कल्चर उनके लिए नासूर बन गई। अंदरूनी झगड़े, बड़े बड़े स्कैंडल्स और दुनिया भर में बदनामी। उन्होंने ये बहुत कड़वा सबक सीखा कि समुद्री डाकुओं का एक झुंड एक ग्लोबल एम्पायर को नहीं चला सकता। आखिरी और सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव आता है फोकस में। शुरुआती स्टार्टअप्स का फोकस कैसा होता है? लेजर की तरह, बस एक चीज पर, जैसे ड्रॉपबॉक्स का था। उनका मकसद था बस एक काम को दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से करना। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, जैसे लिंक्डइन, तो ग्रोथ के लिए आपको एक साथ कई चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, कई प्रोडक्ट लाइंस, कई प्रोजेक्ट्स। इसे कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग, एक धागे से कई धागों को एक साथ संभालना। लेकिन जानते हैं, ये जितने भी बाहरी बदलाव हैं, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो, कल्चर हो या कम्युनिकेशन, ये सब के सब सिर्फ एक चीज पर टिके हैं, और वो है एक बहुत गहरा अंदरूनी बदलाव। एक ऐसा बदलाव जो कंपनी के लीडर, उसके फाउंडर के अंदर होना चाहिए। एक फाउंडर को एक पायरेट कैप्टन से एक नेवी एडमिरल बनना पड़ता है। अब उसका काम जहाज का पहिया घुमाना नहीं है, बल्कि पूरे बेड़े को नक्शा दिखाना है, उन्हें दिशा देनी है। ये एक बहुत पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां छोटी मोटी हर लड़ाई लड़ने के बजाय अब उसे पूरी जंग जीतने की स्ट्रैटेजी बनानी होती है। तो आखिर में स्केलिंग का असली पैराडॉक्स यही है कि कैसे एक कंपनी बड़े होने के फायदे भी उठाए और साथ ही साथ अपने छोटे होने की वो आत्मा, वो स्पीड और वो क्रिएटिविटी भी जिंदा रखे जिसने उसे यहाँ तक पहुंचाया था। और यहीं पर हमें ये समझना होगा कि असल चुनौती कंपनी को स्केल करना है ही नहीं, असल चुनौती है उसकी लीडरशिप को स्केल करना। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उतना ही बड़ा हो सकता है जितने बड़े उसके लीडर्स खुद को बना पाते हैं। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए है, सोचने के लिए, कि जैसे जैसे एक कंपनी छोटे जहाज से एक विशाल नेवल फ्लीट में बदलती है, क्या उसका कप्तान, उसका लीडर खुद एक एडमिरल बनने के लिए तैयार है? क्या वो भी खुद को बदल रहा है? नमस्कार, आज बात करते हैं एक ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजी की जो रातों रात पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रख देती है। इसका नाम है ब्लिट्स स्केलिंग। अब ब्लिट्स स्केलिंग का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? सिलिकॉन वैली, है ना, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां। लेकिन यकीन मानिए, ये कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये बला है क्या। देखिए, आसान भाषा में ब्लिट्स स्केलिंग का मतलब है तूफानी रफ्तार। मतलब हर चीज से ज्यादा जरूरी है स्पीड, एफिशिएंसी, परफेक्शन, ये सब बाद में। पहला मकसद है कि इतनी तेजी से बढ़ो कि पूरे बाजार पर कब्जा हो जाए। भले ही इस चक्कर में थोड़ा बहुत कियोस या उथल-पुथल हो जाए, कोई बात नहीं। तो चलिए अब टेक की दुनिया से बाहर कदम रखते हैं
और देखते हैं कि ये जो तूफानी रफ्तार वाली स्ट्रैटेजी है, ये फैशन और एनर्जी जैसे बिल्कुल अलग-अलग सेक्टर्स में कैसे काम करती है। और हाँ, ये भी समझेंगे कि इसमें जोखिम क्या-क्या हैं। अब सोचिए, एक टेक कंपनी और एक फैशन ब्रांड में भला क्या कॉमन हो सकता है? पहली नज़र में तो कुछ भी नहीं। लेकिन ज़रा गूगल और ज़ारा को देखिए। इनके ग्रॉस मार्जिन मतलब हर सेल पर जो प्रॉफिट होता है, वो कमाल की बात है कि लगभग एक जैसा है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, जबरदस्त कामयाबी के जो उसूल होते हैं ना, वो किसी एक इंडस्ट्री के मोहताज नहीं होते। और ज़ारा की कामयाबी का सबसे बड़ा राज उनकी स्पीड। सोच कर देखिए, जहां बाकी फैशन इंडस्ट्री को एक नया डिजाइन स्टोर्स तक पहुंचाने में 6 महीने लग जाते हैं, वहीं ज़ारा ये काम सिर्फ 2 हफ्तों में कर डालती है। मतलब कमाल की रफ्तार है ये। ज़ारा का तो बरसों से एक ही फंडा है, कस्टमर को जो चाहिए वो दो और सबसे तेज दो। इसीलिए वो अपने ज्यादातर कपड़े चीन में नहीं बनवाते जहां सस्ता पड़ता, नहीं, वो स्पेन में बनाते हैं ताकि तेजी से काम हो। उनके लिए पैसे बचाने से ज्यादा जरूरी है स्पीड और कस्टमर की डिमांड को फौरन पूरा करना। अच्छा, फैशन से हटके अब जरा भारी भरकम इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं। चेसापीक एनर्जी को देखिए, इन्होंने फ्रैकिंग के लिए मतलब जमीन से तेल और गैस निकालने की एक खास तकनीक के लिए ताबड़तोड़ जमीनें लीज पर लीं और नतीजा, सिर्फ 4 साल में बिजनेस 10 गुना बढ़ गया। ये है ब्लिट्ज स्केलिंग का एक क्लासिक, एकदम टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। लेकिन इस तूफानी रफ्तार का एक स्याह पहलू भी होता है। चेसापीक एनर्जी ने जो जबरदस्त रिस्क लिया था ना, उसका अंजाम भी वैसा ही हुआ। 2008 में अपनी पीक पर पहुंचने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस 95% तक गिर गया। इससे साफ पता चलता है कि ब्लिट्ज स्केलिंग कोई बच्चों का खेल नहीं, यह एक बहुत ऊंचे दांव वाला खेल है। हाँ, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये खेल सिर्फ नए नवेले स्टार्टअप्स ही खेल सकते हैं। जो बड़ी जमी जमाई कंपनियां हैं वो भी ब्लिट्ज स्केल कर सकती हैं। लेकिन हाँ, उनके लिए मैदान के नियम थोड़े अलग होते हैं। कुछ अपने फायदे हैं तो कुछ अपने नुकसान भी हैं। देखिए, बड़ी कंपनियों के पास क्या होता है? पैसा, लोग और पहले से बने बनाए कस्टमर्स। इसी के दम पर तो अमेज़न ने वेब सर्विसेज जैसा इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, या माइक्रोसॉफ्ट ने बार बार कोशिश करके आखिर में एक्सबॉक्स को हिट करा ही दिया। और गूगल के सेल्फ ड्राइविंग कार जैसे प्रोजेक्ट्स, वो इन पर सालों साल पैसा बहा सकते हैं। ये किसी छोटे स्टार्टअप के बस की बात ही नहीं है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। यही बड़ी कंपनियां अक्सर अपने ही कल्चर के जाल में फंस जाती हैं। वहां अगर कोई रिस्क लेता है तो उसे सजा मिलती है। फेल होने का डर सबके मन में बैठा होता है। ऊपर से शेयर बाजार का प्रेशर कि हर 3 महीने में अच्छे नतीजे दो। अब ऐसे माहौल में ब्लिट्ज स्केलिंग जैसी जोखिम भरी स्ट्रैटेजी अपनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। क्या होगा अगर हमारा मकसद पैसा कमाना हो ही नहीं? क्या तब भी ब्लिट्ज स्केलिंग काम आ सकती है? जी हाँ, इसके सिद्धांत समाज में बड़े बदलाव लाने और यहाँ तक कि राजनीति का रुख मोड़ने के लिए भी एक जबरदस्त हथियार बन सकते हैं। बस यहाँ क्या होता है कि कामयाबी को नापने का तरीका बदल जाता है। मार्केट साइज का मतलब हो जाता है कितने लोगों की जिंदगी बेहतर हुई, और प्रॉफिट का मतलब हो जाता है खर्च किए गए हर रुपए से समाज में कितना फर्क पड़ा। मतलब गोल बदल गया, लेकिन तेजी से आगे बढ़ने का जो आइडिया है वो बिल्कुल वही रहता है। इसका एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है ड्रेस फॉर सक्सेस नाम की एक संस्था। उन्होंने इतना शानदार मॉडल बनाया कि दूसरी संस्थाएं खुद उनके लिए जरूरतमंद लोग और काम करने के लिए वॉलंटियर्स दोनों ले आती थीं। सोचिए, इस एक स्मार्ट पार्टनरशिप की वजह से वो बिना किसी खास खर्चे के 21 देशों में फैल गए। कमाल है ना? और राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। 2008 में बराक ओबामा के इलेक्शन कैंपेन को याद कीजिए। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक पूरे के पूरे राजनीतिक आंदोलन को ब्लिट्ज स्केल कर दिया। उन्होंने ऐसे डिजिटल टूल्स बनाए कि लाखों वॉलंटियर्स और डोनर्स को इतनी तेजी से जोड़ा गया और ऑर्गेनाइज किया गया जितनी पहले कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये जो रफ्तार का तूफान है ना, ये किसी एक देश की सीमाओं में बंधा नहीं है। ये अब एक ग्लोबल रेस बन चुकी है। और इस रेस में चीन से ज्यादा रफ्तार और उससे बड़ा स्केल आज कहीं और देखने को नहीं मिलता। चीन के स्केल का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक आंकड़ा देखिए। 2016 में चीन का मोबाइल पेमेंट मार्केट अमेरिका से 1-2 गुना नहीं बल्कि लगभग 77 गुना बड़ा था। अब इतने बड़े और कॉम्पिटिटिव बाजार में अगर कंपनियां तेजी से नहीं बढ़ेंगी तो टिकेंगी कैसे? और इसी माहौल से निकलती हैं शाओमी जैसी हैरान कर देने वाली कहानियां।
सोचिए, एक स्टार्टअप से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में शामिल होना, फिर लगभग तबाह हो जाना और फिर से जबरदस्त वापसी करना, और ये सब कुछ 1 दशक से भी कम समय में। ये चीन की ब्लिट्ज स्केलिंग वाली दुनिया की बस एक छोटी सी झलक है। तो आज हमने क्या देखा? यही कि ब्लिट्ज स्केलिंग सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक सोच कि जब कोई बहुत बड़ा मौका दिखे तो स्पीड ही सब कुछ है, बाकी सब बाद में। और ये सोच अब सिलिकॉन वैली से बहुत बहुत आगे निकल चुकी है। तो अब एक सवाल मन में आता है, अगर टी-शर्ट, एनर्जी और यहाँ तक कि चुनावों को इतनी तेजी से स्केल किया जा सकता है, तो सोचिए अगली चीज क्या होगी। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, जिम्मेदार ब्लिट्ज स्केलिंग। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है। जब कोई कंपनी बहुत ही तेजी से बड़ी होती है, तो क्या वो अपनी रफ्तार के साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी ध्यान रख सकती है? यही वो बड़ा सवाल है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। आपने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी, मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। स्टार्टअप्स की दुनिया का ये एक तरह से मूल मंत्र रहा है। मतलब तेजी से चलो, कुछ चीजें टूटे तो टूटने दो, पर रुको मत। और देखा जाए तो इनोवेशन के लिए ये आइडिया काफी पावरफुल भी साबित हुआ है। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, जो थोड़ा डरावना है। क्या हो अगर चीजें तोड़ने के चक्कर में समाज का ताना बाना ही टूटने लगे? यही वो कांटेदार सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां घूम रही हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी दुविधा को समझते हैं। ये जो ब्लिट्ज स्केलिंग है, इसके फायदे और नुकसान के बीच का संघर्ष आखिर है क्या? देखिए, ब्लिट्ज स्केलिंग ना एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो जबरदस्त फायदे हैं, खूब सारी वैल्यू बनती है, नए नए इनोवेशंस होते हैं, नौकरियां मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ यही रफ्तार एक खतरा भी है। कंपनियां इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उन्हें ठीक से संभलने का यानी मैच्योर होने का मौका ही नहीं मिलता, और बस यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। अजीब सा कंपनी कल्चर, जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसले, ये सब सामने आने लगता है। इससे एक और बड़ा सवाल उठता है जो काफी पुराना है। क्या किसी भी कंपनी का बहुत बड़ा हो जाना ही अपने आप में एक बुरी बात है? क्या साइज ही प्रॉब्लम है? ये बात आज की नहीं है। 1911 में लुई ब्रैंडिस, जो बाद में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज बने, उन्होंने कहा था कि कोई चीज़ इतनी बड़ी हो सकती है कि उसे उन लोगों के बीच बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता जो आज़ाद रहना चाहते हैं। मतलब एक लिमिट के बाद कंपनी का साइज ही आज़ादी के लिए खतरा बन जाता है। पर यहाँ एक दूसरा तर्क भी है, वो ये कि ब्रैंडिस की बात उस दौर के लिए सही थी, लेकिन आज के टेक जायंट्स पर ये पूरी तरह फिट नहीं बैठती। फर्क क्या है? देखिए, उस जमाने के जो बड़े बड़े ट्रस्ट थे, जैसे स्टील या तेल की कंपनियां, उनका कब्जा असल चीजों पर था, फिजिकल रिसोर्सेज पर। लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। आज की टेक कंपनियां अलग हैं। उन्हें हर रोज अपने कस्टमर्स का दिल जीतना पड़ता है, उनका भरोसा बनाए रखना पड़ता है, और वो इनोवेशन को दबाते नहीं, बल्कि कई बार तो दूसरे इनोवेटर्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। आज के जमाने में बड़ा होना समाज के लिए अच्छा भी हो सकता है। सोचिए, अगर बड़ी कंपनियां नहीं होती तो क्या हमें इतने सस्ते स्मार्टफोन मिल पाते? क्या स्पेसएक्स या वेमो जैसे बड़े बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को पैसा मिल पाता? शायद नहीं। तो मतलब ये हुआ कि बड़ा होना अपने आप में न अच्छा है न बुरा। तो फिर सही गलत का फैसला हो कैसे? इसके लिए हमें चाहिए एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा जो हमें इन जोखमों यानी रिस्क्स को सही तरीके से समझने में मदद करे। इस फ्रेमवर्क को समझने के लिए बस 2 तरह के रिस्क को पहचानना जरूरी है। पहला है सिस्टेमिक रिस्क। ये वो खतरा है जो पूरे के पूरे सिस्टम को हिला सकता है या तबाह भी कर सकता है, जैसे मान लीजिए एक ग्लोबल पैंडेमिक। और दूसरा है नॉन सिस्टेमिक रिस्क, जो एक लोकल प्रॉब्लम है जिसका असर एक छोटे से हिस्से पर ही होता है। अब इन रिस्क्स को हम 2 पैमानों पर देख सकते हैं। एक कि रिस्क सिस्टमिक है या नॉन सिस्टमिक, और दूसरा कि ये रिस्क जाना पहचाना है या बिल्कुल नया और अनजान है। बस इन्हीं 2 चीज़ों से ये 2x2 का मैट्रिक्स बन जाता है, जो हमें आगे की स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करता है। चलिए एक असली सिस्टमिक रिस्क का उदाहरण लेते हैं, सिंथेटिक बायोलॉजी। मीडिया में इस पर ज्यादा बात नहीं होती, पर सोचकर देखिए, अगर कोई गलत इरादे वाला इंसान एक जानलेवा वायरस बना दे तो ये पूरे सिस्टम को, पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। ये क्लासिक सिस्टमिक रिस्क है।
और अब इसकी तुलना एक ऐसे डर से करते हैं जो आजकल बहुत आम है, सोशल मीडिया की लत। चिंता की बात तो है, बिल्कुल है, लेकिन इस फ्रेमवर्क के हिसाब से देखें तो ये एक नॉन सिस्टमिक रिस्क है। क्यों? क्योंकि इतिहास में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, ऐसी ही चिंताएं सामने आई हैं। ये पैटर्न बड़ा मजेदार है। आप देखिए, इतिहास भरा पड़ा है ऐसे डरों से। बहुत पहले सुकरात ने कहा था कि लिखने की वजह से लोगों की याददाश्त खत्म हो जाएगी। फिर जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो लोगों को लगा कि अब तो भ्रामक जानकारी का सैलाब आ जाएगा। बाद में अखबारों के लिए भी कहा गया कि ये लोगों को अकेला कर देंगे। और आज वही सारी बातें सोशल मीडिया के लिए कही जा रही हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल है, क्या एक नॉन सिस्टमिक रिस्क यानी एक छोटी समस्या कभी सिस्टमिक यानी एक बड़ी पूरे सिस्टम की समस्या बन सकती है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकती है। और इसकी वजह सिर्फ एक शब्द है, स्केल, यानी कि आकार। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फेसबुक। सोचिए, जब फेसबुक छोटा था, कुछ हजार लोग इस्तेमाल करते थे, तो डेटा प्राइवेसी एक छोटी मोटी नॉन सिस्टेमिक समस्या थी। पर जब उसके यूजर्स अरबों में हो गए, तो वही डेटा प्राइवेसी का मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि वो चुनावों और समाज के ताने बाने पर असर डालने लगा। मतलब स्केल ने एक छोटे रिस्क को एक खतरनाक सिस्टेमिक रिस्क में बदल दिया। तो ठीक है, हमने रिस्क को पहचान लिया। अब सवाल ये है कि कंपनी को इस पर रिएक्ट कैसे करना चाहिए। चलिए इसके लिए 4 अलग-अलग रणनीतियों पर नजर डालते हैं। तो जब कोई रिस्क सामने आता है तो एक कंपनी के पास मोटे तौर पर 4 रास्ते होते हैं। पहला, तुरंत और निर्णायक एक्शन लो। दूसरा, अभी के लिए कोई जुगाड़ या पैच लगाओ और बाद में पक्का इलाज करो। तीसरा, प्रॉब्लम को नोट कर लो पर एक्शन बाद में लेना। और चौथा, कुछ मत करो, उसे जलने दो। पहली रणनीति यानी निर्णायक कार्रवाई का सबसे अच्छा उदाहरण है एयरबीएनबी। एक बार उनके एक होस्ट का पूरा घर बर्बाद कर दिया गया। ये कंपनी के भरोसे वाले मॉडल के लिए एक सिस्टेमिक खतरा था। अगर भरोसा गया तो कंपनी खत्म। तो उनके सीईओ ने क्या किया? फौरन पब्लिक में आकर माफी मांगी और एक बहुत बड़ी होस्ट गारंटी स्कीम लॉन्च कर दी। उन्होंने समस्या को टालने की जगह सीधे जड़ से पकड़ा। दूसरी रणनीति है पैच और प्लान। इसका उदाहरण है पेपैल। जब वो नए थे तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एक बहुत बड़ा सिस्टमिक रिस्क था, इतना बड़ा कि कंपनी डूब सकती थी। उनके पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन था नहीं, तो उन्होंने एक अस्थायी रास्ता निकाला। जो भी फ्रॉड से नुकसान होता वो अपनी जेब से भरते। ऐसा करके उन्होंने खुद को एक परमानेंट मजबूत फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बनाने के लिए जरूरी वक्त खरीद लिया। तीसरी रणनीति है नोट करें और टालें। इसका भी एक उदाहरण पेपैल से ही है। उन्हें पता था कि उनके प्लेटफॉर्म पर गैर कानूनी लेन देन का भी रिस्क है। जब तक ये प्रॉब्लम छोटी थी, उन्होंने इस पर तुरंत एक्शन नहीं लिया, इसे टाल दिया। लेकिन साथ ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि जब ये समस्या बड़ी होगी तो उससे निपटने के लिए वो पहले से तैयारी करके रखेंगे। तो चलिए, अब आखिर में ये देखते हैं कि जैसे जैसे एक कंपनी छोटी से बड़ी होती जाती है, उसकी जिम्मेदारियां कैसे बदलती हैं और वो रफ्तार और जिम्मेदारी के बीच सही बैलेंस कैसे बना सकती है। किसी भी कंपनी की ग्रोथ के अलग अलग पड़ाव होते हैं। जब वो एक परिवार जितनी छोटी होती है, तब सबसे ज़रूरी होता है सही मिशन तय करना। जब वो थोड़ी बड़ी होकर गांव बनती है, तो उन प्रॉब्लम्स को ठीक करना ज़रूरी है जो बाद में बहुत बड़ी हो जाएंगी। और जब वो एक शहर या देश जितनी बड़ी हो जाती है, तब उसकी जिम्मेदारी बदल जाती है। तब उसे एक मेयर या एक लीडर की तरह सोचना पड़ता है और पूरी मानवता की भलाई के लिए नियम बनाने पड़ते हैं। और आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस पूरे फ्रेमवर्क को अगर हम अपनी आज की दुनिया पर लागू करें तो वो कौन से बड़े सिस्टेमिक रिस्क हैं जिन्हें हम सब आज नज़रअंदाज कर रहे हैं? सोचने वाली बात है।